नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मुगलों की डेक्कन पॉलिसी को डिस्कस किया। हम ये बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब ने अंततः बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जब हमने डेक्कन पॉलिसी की, जब मैंने ये डेक्कन पॉलिसी आप लोगों को समझाई, तो उस टाइम मराठा का जिक्र हुआ, लेकिन बहुत कम समय के लिए हुआ, जबकि इसका एक पूरा का पूरा विस्तार से मैं लेक्चर देना चाहता था। और पूरा लेक्चर जो है आज का हमारा इसी बात पर आधारित है कि शिवाजी और मुगलों का संघर्ष, विशेषकर औरंगजेब के साथ, क्योंकि वो औरंगजेब के समकालीन है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो औरंगजेब के समकालीन है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी विषय पर आधारित है कि छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष जो डेक्कन में हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था और अल्टीमेटली किसे सफलता मिलती है। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो मध्य भारत का इतिहास है, जो दक्कन का इतिहास है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये। और मराठा जो हिस्ट्री है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे भारत के इतिहास में। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये जो वर्ड है, हम मराठा वर्ड जो है देखते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये वर्ड आ रहा है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक और कई इतिहासकारों के मुताबिक एक्चुअल में ओरिजिनल वर्ड जो है वो मरहट्टा है। मरहट्टा से ये मराठास जो है उसका ओरिजिन होता है। और ये मूल निवासी कहाँ के हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए पहले। ये इनका ओरिजिन या किस प्रकार से ये ऊपर आए, या इनका इतिहास में जिक्र सबसे पहले कब होता है, तो 16वीं सदी में होता है। बेसिकली इन द 16th century we get to know this term Marathas, and they belong to basically the western area, central western area भी कह सकते हैं हम इसे, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया भी कह सकते हैं और कोस्टल वेस्टर्न एरिया भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो एरिया है बेसिकली उसका मिला जुला क्षेत्र जो था कोंकण का, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, और ये इसी एरिया से, इसी क्षेत्र से जो है मराठा उभर के आते हैं। ये लोग यहाँ पर रहते थे बेसिकली, ये इन्हीं का एरिया था। और ये जो एरिया सारा, ये क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, ये कोई उपजाऊ धरती नहीं है पंजाब की तरह, बिहार की तरह। कोई बहुत सारी नदियाँ जो हैं यहाँ पर उनके लिए नहीं थी कि वो धरती उपजाऊ बन जाती। रफ टेरेन था, खेती बाड़ी है, लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए, फसल उगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत जो है वो शुरुआत से ही करनी पड़ती थी। वो इस क्षेत्र की एक खासियत है। तो जो रफ टेरेन है, जो प्लेट्यू रीजन है, जो पठारी क्षेत्र है, उसने इन लोगों को बहुत बहादुर बना दिया। साथ में सिंपल जो है इनका जीवन जो है एक तरह से होता था। और ये एक प्रिंसिपैलिटी के रूप में ऊपर नहीं आए पहले। एक्चुअल में ये सभी लोग जो थे, इन्हें अलग अलग जगह जॉब करने का, सर्विस करने का, अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। और उस टाइम बीजापुर और गोलकुंडा जो राज्य थे, अहमदनगर राज्य थे, वो ऊपर थे, वो उभरे हुए थे। ठीक है, इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। अहमदनगर की बात हो चुकी है, बीजापुर की बात हो चुकी है, गोलकुंडा की बात हो चुकी है। तो मराठों के डिफरेंट क्लैंस जो थे, अलग अलग वंश जो थे, वो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों में सेवारत थे। ठीक है, और इसी तरह से जो शिवाजी के फादर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे, शाहजी भोंसले, तो भोंसले क्लैन से संबंधित थे। ठीक है, तो उनका जो क्लैन था मराठों का, दैट वाज भोंसले क्लैन। तो ये जो है वंश, उनके पिताजी शाहजी भोंसले वो बीजापुर में जो थे, बीजापुर के सर्विस में थे, बीजापुर रियासत में थे। पहले अहमदनगर में थे, लेकिन जब अहमदनगर को हथिया लिया गया मुगल साम्राज्य ने, तो वो बीजापुर चले गए थे। और उसके बाद जो है रियल संघर्ष जो है वो शुरू होता है शिवाजी के टाइम से। तो शिवाजी ने देखा कि शाहजी भोंसले, उनके पिताजी जो थे, वो बीजापुर की सर्विस में थे, वहाँ पे कार्यरत थे, लेकिन उस एरिया में, उस क्षेत्र में एक जोग्राफिकली और पोलिटिकली एक स्ट्रगल जो है वो चल रही थी। बेसिकली मुगलों की स्ट्रगल नहीं चल रही थी अकेले बीजापुर और गोलकुंडा से, वो आपस में भी संघर्षरत थे। और मराठास जो थे, शाहजी भोंसले के बाद शिवाजी जो है वो इसमें
कूद चुके थे, इस स्ट्रगल में जो थे, इस बैटल ग्राउंड में वो कूद चुके थे, वो भी आ चुके थे। तो एक जो स्ट्रगल नजर आती है हमें इस टाइम, इस पार्ट में, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में, वो स्ट्रगल जो है, वो संघर्ष जो है, वो सिर्फ मुगलों के साथ नजर नहीं आ रहा मराठों का, वो संघर्ष जो है हमारा कहीं ना कहीं मराठों का बीजापुर के साथ भी नजर आ रहा है। ठीक है, वो बीजापुर के भी डिफरेंट फोर्ट्स जो है, अहमदनगर के डिफरेंट फोर्ट्स जो है, वो उनको जीतना चाहते थे। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ विद्यार्थियों से कि ये सारा का सारा क्षेत्र, सारा का सारा एरिया जो है, ये बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स से भरा पड़ा था, किलों से भरा पड़ा था। और शिवाजी ने अपनी शुरुआत में जितनी भी एनर्जी लगाई है बेसिकली, वो मुगलों के संघर्ष से पहले, औरंगजेब के साथ उनकी स्ट्रगल जो शुरू होती है उससे पहले इन किलों को जीतने में लगाई है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने लिखा है 1643 में, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, शिवाजी ने पहला किला जो है वो जीत लिया था, सिंहगढ़ का किला था। सिंहगढ़ का किला है वो 1643 ईस्वी में जीता, सिंहगढ़ का किला, अहमदनगर, है ना। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे किले जीते, बहुत सारे किले जो हैं वो शिवाजी के पास आ चुके थे। लेकिन पहला कॉन्टेक्ट जो उनका मुगलों के साथ हुआ वो 1656-57 में होता है, 1656-57 में होता है, उससे पहले नहीं होता। लेकिन 43 से लेके 56 तक जो शिवाजी हैं बहुत सारे किले अपने नाम कर लेते हैं, जैसे पूना का किला है, चाकन का किला था, ठीक है, पुरंदर, तो पूना को ही बोला जाता था, पुरंदर का किला भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिंहगढ़ का किला है, रायगढ़ का किला है। ये सारे किले जो हैं वो शिवाजी के पास आ चुके होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 1656-57 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का कांटेक्ट जो है सबसे पहले मुगलों के साथ होता है, और उस टाइम वहाँ पर जो गवर्नर है वो शाइस्ता खान है। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को गवर्नर बनाकर दक्कन के एरिया में भेजा था। तो शाइस्ता खान के साथ ही पहला संघर्ष जो है वो शिवाजी महाराज का होता है। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने दक्कन में गवर्नर बनाकर भेजा कि आप देखिए वहां पर शिवाजी की शक्ति बढ़ रही है, शिवाजी की पावर जो है बढ़ रही है, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीजापुर और गोलकुंडा भी हमारे हाथ से जाएंगे अगर ये रीजनल पावर्स, क्योंकि शिवाजी अभी रीजनल पावर नहीं बने। आप नेशनलिस्टिक फेवर की बात हम बाद में करेंगे, उन्हें एक राष्ट्रवादी जो है नेता के रूप में, राष्ट्रवादी जो है एक पर्सन के रूप में हम इतिहास में याद रखते हैं, लेकिन उससे पहले तो क्षेत्रीय शक्ति बनेंगे ना वो, तो क्षेत्रीय शक्ति भी अभी नहीं बने, ये हमें याद रखना है। अभी जो उनके पिता थे वो एक जागीरदार थे, उनको एक जगीरें मिली हुई थी, कोई बहुत बड़े राजा महाराजा के बेटे तो शिवाजी महाराज नहीं थे। जितना भी उन्होंने हासिल किया है वो अपनी मेहनत से और अपने बल से और अपनी समझ से जो है वो हासिल किया था, कि उन्होंने सबसे पहले उस क्षेत्र में अपनी धाक जमाई, उसके बाद वो राष्ट्र में जो है हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का सपना जो है वो देखने लगे थे। तो औरंगजेब को ये एहसास हो चुका था, औरंगजेब को ये बात का एहसास पहले ही हो गया था जब वो दक्कन में सूबेदार था। शाहजहां के टाइम जब वो दक्कन में सूबेदार था तभी से औरंगजेब ने वार्न कर दिया था that we must be aware of शिवाजी, that he can be a danger for us। तो 1656-57 में शाइस्ता खान, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया, शाइस्ता खान जो है वो दक्कन में है, वो एक सूबेदार है, गवर्नर है मुगलों का, औरंगजेब द्वारा उसे रखा गया है वहाँ पर। और शाइस्ता खान और शिवाजी का संघर्ष है वो शुरू होता है, जो हम युद्ध कह लीजिए, से बैटल कह लीजिए, वो बैटल होती है। तो उसमें जो औरंगजेब जो है, औरंगजेब की सेना या शाइस्ता खान की सेना हम कह सकते हैं, वो यहाँ से पुणे का जो किला है, पूना का किला जो है वो हासिल करने में सफल हो जाती है। पूना का किला जो है वो शाइस्ता खान के पास आ जाता है, पूना का किला जो है वो शाइस्ता खान के पास आ जाता है। लेकिन इसे हम कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मान सकते। तो एक रात्रि क्या होता है, एक रात क्या होता है, फिर जब ये पूना का किला चला जाता है तो शिवाजी जो है वो जाते हैं एक पार्टी के रूप में रात को, और अर्धरात्रि मिडनाइट अटैक जो है वो होता है शाइस्ता खान के कैंप में। तो शाइस्ता खान को कुछ पता नहीं चलता और शाइस्ता खान घबराता है, उसकी सेना भी घबरा जाती है, और शिवाजी इस अटैक में अपना पूना का किला जो है वो वापस हासिल कर लेते हैं। शाइस्ता खान का कत्ल नहीं होता, शाइस्ता खान मारा नहीं जाता इस युद्ध में,
उसकी उंगलियां और अंगूठा कटता है, लेकिन उसके बाद वो वहां पर रहना नहीं चाहता। वो औरंगजेब को कहता है कि मुझे आप कहीं और भेज दीजिए, शिवाजी को मैं टैकल नहीं कर सकता, मराठों के साथ संघर्ष मेरे बस की बात नहीं। तो उसके बाद उसे फिर बंगाल और बिहार में गवर्नर बनाकर जो है वो भेज दिया जाता है शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान को वापस बुलाया जाता है, औरंगजेब उसे वापस बुलाता है, याद रखें, और उसे बंगाल और बिहार का गवर्नर बना देता है। और शिवाजी जो है वो पूना का किला लेने में भी सफल हो जाते हैं और उसके बाद सूरत पे अटैक करते हैं। सूरत गुजरात का एक इंपॉर्टेंट शहर है, आज हमें पता है, और उस टाइम ये एक रिचेस्ट पोर्ट के हम मान सकते हैं, सबसे अमीर बंदरगाह जो है भारत की वो सूरत थी, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी भी यहाँ पे अपना दफ्तर बना चुकी थी, ब्रिटिशर भी यहाँ पे आ चुके थे। तो सूरत पे प्लंडर किया जाता है, एक लूटपाट जो है पूरी की जाती है शिवाजी द्वारा, और बहुत सारा धन लिया जाता है। अब हम इसे प्लंडर वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन उन्हें धन चाहिए होता अपनी सेना के लिए, अपने सेना को बनाने के लिए, मराठा सैनिकों को उत्साही रखने के लिए, मराठा सैनिकों को आगे रखने के लिए उन्हें धनराशि की बहुत जरूरत होती है, और वो लेते हैं, वो सूरत का प्लंडर करते हैं इसमें। तो उसके बाद शाइस्ता खान जब वापस आ जाता है तो राजा जय सिंह को भेजा जाता है। औरंगजेब जो है वो राजा जय सिंह, जो आमेर के राजा थे, आमेर मॉडर्न जयपुर, ठीक है, राजा जय सिंह को भेजा जाता है औरंगजेब द्वारा कि आप दक्षिण में जाइए, आप दक्कन जाइए और आप वहां पर जाके देखिए, आप संभालिए शिवाजी महाराज को। तो जो राजा जय सिंह है उनके साथ भी संघर्ष होता है, लेकिन राजा जय सिंह सारे गवर्नरों की तुलना में, जितने भी गवर्नर सूबेदार औरंगजेब दक्कन में बनाता है, राजा जय सिंह उन सब में से सफल होता है। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे सफल गवर्नर के रूप में वो होता है। और शिवाजी जो है वो एक उसी में भलाई समझते हैं कि समझौता कर लिया जाए, संधि कर ली जाए राजा जय सिंह के साथ। तो एक समझौता होता है जिसे हम इतिहास में पुरंदर का समझौता कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो होती है 1667। पुरंदर की जो ट्रीटी है 1666-67 में जो है वो की गई है। राजा जय सिंह के साथ ये पुरंदर की ट्रीटी हुई है, और शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली शर्त तो थी कि आप 23 किले हमें दे दीजिए, मुगलों को 23 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स दे दीजिए, जहां से जो रेवेन्यू है आसपास के इलाकों से बहुत आ रहा होगा। लगभग 4 लाख खून के लगभग एक साल का प्रति वर्ष का रेवेन्यू एक किले से आता था। तो वो 23 किले इन्होंने मांगे, और उनके पास सिर्फ 12 किलों की बात की गई कि आप सिर्फ 12 किले रखेंगे, शिवाजी को ये कहा गया। और उसके बाद एक शर्त रखी गई कि बीजापुर के साथ जब मुगलों का संघर्ष होगा तो शिवाजी मदद करेंगे। और इसके अलावा मुगलों से शिवाजी को क्या हासिल होगा, शिवाजी को बालाघाट का एरिया देने की बात की गई कि आपको हम अहमदनगर का जो एरिया है वहां से बालाघाट का एरिया दे देंगे आपको, और साथ में संभाजी को, शिवाजी के बेटे संभाजी को 5000 का मनसबदार जो है वो बनाया गया, मनसबदारी दी गई 5000 की। तो ये शर्त जो है ये पुरंदर की ट्रीटी हुई है, और राजा जय सिंह समझता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन हासिल की है शिवाजी के साथ, क्योंकि वो शिवाजी की शक्ति से डर रहा था, और शिवाजी महाराज भी अभी मुगलों की शक्ति से डर रहे थे। उनके पास अभी पूरी सैनिक नहीं आए थे, पूरी सैनिक शक्ति को डेवलप नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई जो है वो समझी। तो उसके बाद राजा जय सिंह के कहने पे वो आगरा भी जाते हैं, संभाजी और शिवाजी आगरा जाते हैं औरंगजेब से मिलने। राजा जय सिंह ने वचन दिया था कि आप वहां जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। राजा जय सिंह दक्कन में रहते हैं, और शिवाजी के साथ वहां पर बुरा सलूक किया जाता है। शिवाजी के साथ, संभाजी के साथ वहां बुरा सलूक जो है किया जाता है। औरंगजेब के दरबार में उनको वो इज्जत नहीं दी जाती जो शिवाजी ने एक्सपेक्ट की थी। तो शिवाजी फील्स दैट उनकी इंसल्ट हुई है, और औरंगजेब हुक्म देता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। शिवाजी को गिरफ्तार किया जाता है वहां पर, लेकिन शिवाजी वहां से किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह ने उनकी मदद की थी। जय सिंह दक्कन में है, राम सिंह आगरा में है, राम सिंह ने शिवाजी की मदद की और शिवाजी वहां से निकल गए। और पुरंदर की संधि जो है उसे तोड़ दिया जाता है। 1670 में पुरंदर की ट्रीटी जो हुई थी
इसे खारिज कर दिया जाता है, इसे खत्म कर दिया जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार जरूर किया लेकिन मारा नहीं, क्योंकि राजा जयसिंह जो है, राजा जयसिंह ने वचन दिया था शिवाजी को कि आपको कुछ नहीं होगा। और औरंगजेब और राजा जयसिंह के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हमें ये याद रखना है, इसलिए कोई हार्म नहीं पहुंचा है। लेकिन शिवाजी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद 1670 से लेके 1674 तक शिवाजी महाराज ने बहुत सारे एरियाज अपने वापस ले लिए, बहुत सारे फोर्ट्स जो जा चुके थे उनके हाथों से वो वापस लिए, और 1674 में ही वो अपना कोरोनेशन करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं और छत्रपति की उपाधि हासिल करते हैं। इस तरह से जो शिवाजी भोंसले थे वो बन जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674। और ये कोरोनेशन कहाँ होती है? ये कोरोनेशन होती है रायगढ़ के किले में। हमें ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोरोनेशन कब हुई, राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में हुआ। कहाँ पर हुआ? रायगढ़ में हुआ। कौन सी उपाधि हासिल की है? छत्रपति की उपाधि हासिल की है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व धर्मोद्धारक, आई रिपीट, आप लिख सकते हैं ये वर्ड, हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि भी हासिल की, और साथ में ब्राह्मण गौ पालक, आई रिपीट, ब्राह्मण गो पालक की उपाधि भी हासिल की। अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं ब्राह्मण और गो का पालक हूं। इस तरह से शिवाजी की अपनी शक्ति बनाते हैं और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है, 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन तब तक शिवाजी जो है औरंगजेब के साथ जो उनकी स्ट्रगल चली है उसमें से निकलकर एक इतनी मजबूत शक्ति बन चुके होते हैं कि आगे चलकर मराठा राष्ट्रवादी शक्ति बनने के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। दिस वाज द मेन स्टोरी बिहाइंड द स्ट्रगल बिटवीन शिवाजी एंड औरंगजेब। तो व्हाट वी टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर, क्या टेक अवे है? अगर समरी निकालें, सम अप करें, तो टेक अवे ये निकल सकता है हमारा कि जितनी भी रीजनल पावर्स उस टाइम थी, औरंगजेब के टाइम जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, उसमें से सबसे ज्यादा खतरा औरंगजेब को मराठों से ही महसूस होता था, विशेषकर शिवाजी से महसूस होता था। और शिवाजी ने अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट भी कर दिया था, इस ढंग से प्रोजेक्ट भी कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर पाए होंगे। इफ यू लाइक द लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू।